तरह से क्रश किया उसको। इस पुलिस स्टेट, एक दहशतगर्द हुकूमत है वहां पे, और उन लोगों ने जिस तरह जुल्म अपनी कौम पर किया हुआ है, लोग वहां सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो मिस्रियों में तो बेचारों में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप कुछ कार्रवाई करते भी हैं तो लोग अपनी सड़कों पर जुलूस निकाल के अपनी इमारतों को और गाड़ियों को जलाएंगे, उससे इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसराइल का जवाब अब सीरियस लेवल पर, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर देने की जरूरत है। और फिर हम बात दोहरा रहे हैं कि ये रोल तुर्की को, ईरान को और पाकिस्तान को लेना है। अगर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बहरी जहाज मूव भी करते हैं इसराइल की तरफ, तो यकीन कीजिए कि उसके बाद मुमकिन नहीं है इसराइल के लिए कि 3 मुसलमान मुल्कों का बैकवैक मुकाबला कर सके। थोड़ी सी पॉस्चरिंग करनी होगी। हमारे जहाज मौजूद हैं उन इलाकों में, पाकिस्तान के जहाज भी गल्फ में मौजूद हैं, ईरान के भी मौजूद हैं, और टर्की तो उस तरफ से डार्डनल्स के पास और उस सारी तरफ से टर्की के जहाज पहले ही मौजूद होते हैं साइप्रस में। तो ये थोड़ी सी पॉस्चरिंग तो होगी अभी। और तुर्की ने तो अभी आप देखिएगा, क्योंकि अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तुर्की डेफिनेटली पॉस्चरिंग करेगा और हमें तुर्की की मदद करनी चाहिए। तुर्क मुसलमानों को, तुर्की को इस वक्त तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को, आप तुर्की मीडिया से राब्ता कीजिए, उनके पास ज्यादा बेहतर फुटेज है वो ला के दिखाइए, पाकिस्तानी कौम को बेदार कीजिए। इंशाल्लाह एक तहरीक यहाँ बिल्ड हो सकती है। यहाँ से डेलीगेशन जाने की जरूरत है तुर्की, ताकि तुर्क दोबारा जो एक अटेम्प्ट करेंगे। तुर्की बैठने वाले नहीं है। आप देखिएगा आने वाले वक्तों में तुर्की दोबारा करेगा और उसका तसादुम इसराइल के साथ बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा जैद साहब, इसराइल ने तो जो मुहासरा किया हुआ है 2007 से, वो तो किया हुआ है, लेकिन एक तरह से मिस्र ने भी ब्लॉकेट किया हुआ है, क्योंकि हमास में अल-अख्वानीनुल मुस्लिमीन का एलिमेंट मौजूद है और ये मिस्र में बैंड है। अब आप क्या समझते हैं, मिस्र पर क्या दबाव नजर आ रहा है? देखिए, मैंने अर्ज किया ना आपको कि मिस्र पर आप फिलहाल एक अरब लीग और ओआईसी का दबाव तो डाल सकते हैं। मिस्र का अगेन, जिस तरह एक दफा उसने कैंप डेविड मुआहदा जब किया था तो उसको अरब लीग और ओआईसी से निकाल दिया गया था जी। और उसके नतीजे में मिस्र पे ब्लॉकेट हो गए थे, तजारती रास्ते बंद हो गए थे, मिस्र के लोगों पर पाबंदी लग गई थी, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये मुश्किलात मिस्र के लोगों के लिए क्रिएट की जा सकती है, मिस्र की हुकूमत के लिए क्रिएट की जा सकती है। ये सब चीजें बैठ के फैसला करना है मुसलमान मालिकों को क्या करते हैं। लेकिन जैसे हमने अर्ज किया आपसे कि अरब मुल्कों में दम नहीं है। अगर मिस्र पे भी दबाव बढ़ाना है तो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की उसके प्राइम एलिमेंट्स होंगे। अब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अरबों के पास नहीं है, अजमियों के पास है, चाहे तुर्क हो, ईरानी हो या पाकिस्तानी हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स। जो खित्ते में, जो पूरी मुसलमान दुनिया में जब ताकत है वो इन 3 मुसलमान मुल्कों के पास है, और हमें ही इकट्ठे होकर एक कॉमन ब्लॉक बनाना है। बाकी अरब दुनिया हमें फॉलो करेगी, हमने अरब दुनिया को फॉलो नहीं करना। जैद साहब ये बताइएगा कि आप इस पूरे सिनेरियो में जॉर्डन का क्या रोल देख रहे हैं? जॉर्डन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कोई रोल नहीं। जॉर्डन और मिस्र में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मुस्लिम ममालिक की तो हमने बात की, इसी तरह से सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब के एब्सोल्युटली कोई कैपेसिटी सऊदी अरब में बाकी नहीं बची है कि वो अमेरिकन या इसराइल के खिलाफ कोई पॉस्चरिंग कर सके, जब तक के शाही खानदान को जाती जद ना पहुंचे। जिस तरह वो ब्रिटिश एयरवेज का, वो जो ब्रिटिश एरोस्पेस का यूरोफाइटर की डील थी, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था टोनी ब्लेयर, उस करप्शन को, सऊदी शहजादों ने जो करप्शन और डील किए हैं उसके अंदर जो $65 अरब का एक एग्रीमेंट था, उस पर तो सऊदियों ने मूव किया कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने करप्शन के स्कैंडल को खोला तो सऊदी अरब की डील कैंसिल कर देगा, और टोनी ब्लेयर बैक ऑफ करना पड़ा, पूरी डील, पूरी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। इस हद तक तो सऊदी मूव कर सकते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों में इस वक्त कोई दम नहीं है, वो किसी सूरत में इसराइल को, इंग्लैंड को, अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। $1.5 ट्रिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त अमेरिका में फंसी हुई है। सऊदी इस पर लॉ सूट्स हुए हैं 9/11 के बाद, वो लॉ सूट्स करके अमेरिकन ने रख लिए हैं, इसीलिए कि सऊदी जरा भी डिफिकल्ट होने की कोशिश करेंगे 9/11 के लॉ सूट्स को दोबारा खोल दिया जाएगा और वो सारी सऊदी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में सीज हो जाएगी। तो सऊदियों को पता है कि इनको अमेरिकन ने, यहूदियों ने शरक से पकड़ा हुआ है, सऊदी तो किसी सूरत में भी इसराइल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। अच्छा ज़ैद अहमद साहब, अभी हम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं, हमने जॉर्डन की भी बात की, मिस्र की भी बात की, हम मुस्लिम ममालिक से हट के क्यों नहीं बात करते? आप क्या समझते हैं, चीन भी कोई किरदार अदा कर सकता है या चीन को करना चाहिए? आपके ख्याल में चीन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चीन एक बहुत पुरानी तहजीब है, चीन एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव और पुरस्कार तहजीब है। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि इतने सीक्रेटिव हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है ज़ैद साहब। पूरी दुनिया में हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस का आपको नाम मालूम है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है CIA, ब्रिटेन की MI6, इसराइल की है मोसाद, इंडिया की है रॉ, पाकिस्तान की ISI। आपको चीन की सीक्रेट सर्विस का भी नाम नहीं मालूम कि कौन सी है। बिल्कुल, आप इससे अंदाजा कीजिए कि वो कितने खुफिया हैं, कितने सीक्रेटिव हैं। वो अपनी पॉलिसीज को, अपने गेम प्लान को वक्त से पहले नहीं खोलते। चाइनीज मिडिल ईस्ट में इस वक्त दखल नहीं दे रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे वो बात नहीं करते हैं। इसराइल के खिलाफ उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पिछले 20 साल में, ना देंगे भी।
लिहाजा चीन की अपनी स्ट्रैटेजी है, उससे तवक्को करना बिल्कुल बेकार। लेकिन अब पड़ोसी ममालिक पर जब बात आती है, पाकिस्तान भी नुमाइंदगी कर रहा है, आज की टीम भी वहां पर गई है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही, ईरान भी है, अब तुर्की भी है, तो आप समझते हैं कि इन ममालिक को पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो अगर चीन अपना रोल अदा करता है तो फिर आप कहां देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, चीन का रोल ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है, और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक बात जाती है ये, तो वहां पर चीन से बात की जा सकती है कि आप हमारी मदद कीजिए, और चीन यहां पर मुस्लिम दुनिया से मदद कर सकता है, इसलिए कि उसके ईरान से ताल्लुकात भी ठीक है, वो ईरान से गैस लेना चाहता है। ये जो IPI गैस पाइपलाइन थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया के बैकआउट करने के बाद चीन ने ऑफर किया है कि गैस पाइपलाइन आप हमें दे दें, हम इसको चीन ले जाएंगे। तो चीन इंटरेस्टेड है इस बात में कि ईरान और पाकिस्तान से ताल्लुकात को अच्छा रखे। तो अगर एक कॉमन ब्लॉक मुसलमान मुल्कों का बनता है और हम चीन से मदद लेते हैं तो यकीनन चीन हमें मदद देगा, लेकिन सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में, इसके अलावा कोई तवक्को हम चीन से नहीं कर सकते। अच्छा जैद साहब, आपने जिक्र किया तमाम लोगों के, तमाम ममालिक के रोल का जिनकी अभी हमने बात की। बिलफर्ज अगर कोई मूवमेंट ऐसी चलती है और तुर्की के अलावा भी कोई और इनिशिएटिव लेता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान सबसे स्ट्रांग है मुस्लिम ममालिक में, उसके बाद तुर्की और ईरान आते हैं, तो उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि क्या इजराइल के सुपर कॉन्फिडेंस में कोई कमी आ सकती है? बिकॉज आज के बाद तो उसके कॉन्फिडेंस में मजीद इजाफा हो गया है। देखिए, इसराइल का हमने मामला ये देख लिया है कि इसराइली आर्म फोर्सेस फलस्तीनी बच्चों के खिलाफ, औरतों बच्चों के खिलाफ, बूढ़े लोगों के खिलाफ और अनआर्म्ड सिविलियन के खिलाफ बहुत शेर हैं। लेकिन हमने एक्सपीरियंस में देखा है पिछले 3 साल में कि जब भी इसराइल का मुकाबला किसी इवन इर्रेगुलर मिलिशिया से भी हुआ है तो इसराइल ने मुंह की खाई है, इनको बड़ी मार पड़ी है। हिजबुल्लाह की मिसाल हमारे सामने है कि लेबनान में इसराइल को जो मार पड़ी है, उनके बाकायदा फौजी अफसरों को रिजाइन करना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ये रुसवा हुए वहां जाके। तो यहां तक अभी तक की जिस सिनारियों की आप बात कर रहे हैं, किसी बाकायदा मुसल्लह जंग से तो इसराइल को वास्ता ही नहीं पड़ा। वो तो गाजा में भी उसने हमला किया था तो टैंकों F-16 और आर्मर्ड कार्स के साथ, तो आगे तो कुछ भी नहीं था उसके पास, औरतें बच्चे थे, रेफ्यूजी कैंप पे हमला किया था। बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब, मशहूर टीवी एंकर पर्सन हमारे साथ बात कर रहे थे, आज न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त की कमी के बायस हम मजीद उनसे